हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। क्लियर। उसमें देखो क्या लिखा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्लियर। तो उसमें आपके पास यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी दिया हुआ है। ओके। पार्ट ए में देखो, इफ द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज एट इन्फिनिटी। क्लियर। तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी वो क्या है, जीरो है। ओके। कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर। क्लियर। लेट अस सपोज दैट कि हम एक पॉइंट मानते हैं एट पॉइंट आर, किसी एक पॉइंट आर के ऊपर। ओके। किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम कभी देखें पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, तो वो तो स्टूडेंट हमने जो है वो डेरिवेशंस की हुई है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो आती है आपके पास Gm/2r। ओके। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आती है आपके पास -Gm/r। ओके स्टूडेंट, ये चीज क्लियर है। अच्छा जी, अब बोल रहा है, कहता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी आर पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, वो कहना चाहता है कि जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल एनर्जी जो आएगी वो किसकी आएगी, किसके नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगी या फिर और पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ओके। तो सबसे पहले नंबर पे देखो कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, वो होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके। तो दोनों की यहाँ पे वैल्यूज लिखो। काइनेटिक एनर्जी है आपके पास Gm/2r, तो प्लस आगे माइनस में आया प्लस Gm/r। ओके। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। ओके। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 1 है, तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो, एलसीएम आ गया आपके पास 2r का, तो यहाँ पे 2r नीचे है तो सेम आएगा आपके पास Gm माइनस यहाँ पे r है, तो क्या आएगा यहाँ पे 2Gm। ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का Gm/2r आ जाएगा। ओके। इस यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। ओके। अच्छा, अब अगर कभी हम देखें तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस अगर आप इसको अरेंज करो कभी तो Gm/2r आएगा। तो स्टूडेंट इसको देखो, यहाँ पे माइनस है तो Gm/2r जो है वो किसके बराबर आ रहा है, Gm/2r आपके पास आ रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट, यह है आपका पार्ट ए का आंसर। ओके। तो बी, हाँ जी स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे बी पार्ट में देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज मोर or less than the energy required to project a stationary object at the same height as satellite out of earth influence। स्टूडेंट इसमें वो क्या बोल रहा है, कहता है कि हमारे पास यहाँ पे अर्थ है। ओके। तो अगर हम कभी देखें कि इसके ऑर्बिट में क्या कर रहा है कि एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ओके। सैटेलाइट क्या कर रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है। क्लियर। अच्छा, अब एक सैटेलाइट तो आपके पास ये वाला आ गया। ओके। अच्छा, अब एक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो अर्थ के सरफेस के ऊपर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके। क्लियर है। तो कहता है कि अगर हम इतनी ही हाइट रखें जितनी यहाँ से लेके अर्थ से लेके तो सैटेलाइट तक की जो हाइट है इतनी हाइट, और अगर हम यहाँ से अर्थ से अगर हम किसी सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करें, क्लियर, इतनी ही सेम हाइट के ऊपर से। क्लियर। तो कहता है कि अब हमें बताओ कि कौन एनर्जी जो है वो ज्यादा लेगा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल ऑफ से बाहर जाने के लिए, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर जाने के लिए। क्लियर। तो कहता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है ये एनर्जी ज्यादा लेगा या कम लेगा एज कंपेयर टू दिस। तो स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि ये ऑलरेडी जो है, ऑलरेडी ये प्रोजेक्टेड हो चुका है और ये ऑर्बिट के बीच में जा रहा है। ओके। क्लियर। तो ये वाला सैटेलाइट जो है जो ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट्स, देन इट रिक्वायर्स अ लेस एनर्जी। क्लियर। ये लेस एनर्जी लेगा, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड एड कंपेयर टू द, एज कंपेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ए प्रोजेक्ट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट। कहता है अगर आप अर्थ से इतनी हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो, क्लियर, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर आप कभी प्रोजेक्टेड करो आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस से, तो कहता है इसके कंपैरिजन में ये एनर्जी ज्यादा लेगा। ओके। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इसको जो है वो लेस एनर्जी चाहिए होगी। ओके। तो स्टूडेंट इसमें आपके पास पार्ट यही था कि इसने सिर्फ बताना था कि मोर को आपने टिक लगाना या लेस को। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका आंसर क्या है, लेस को आएगा। ओके। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्टूडेंट, कहता है कि डज द एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन, क्लियर। तो कहता है स्टूडेंट कि हमने एस्केप वेलोसिटी वाला क्वेश्चन किया था, ओके। अब वो पूछ रहा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्लियर। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर है, ओके। तो एस्केप वेलोसिटी हमें पता है कि वी ई जो है वो किसके इक्वल में आएगी, √2 GM/R, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो वो बोल रहा है कि मास ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी तो है नहीं, ये कैपिटल M जो है वो मास ऑफ द अर्थ है। इट मीन्स दैट कि जो पहला होगा वो तो उसके ऊपर तो मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब आता है लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि हमें तो एस्केप वेलोसिटी अटेन करनी है, क्लियर। तो आप अर्थ के जिस मर्जी पॉइंट से आप उसको प्रोजेक्टेड कर सकते हैं, इसके ऊपर वेयर डिपेंड नहीं करेगी, ओके। ओके अब देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस, मतलब डायरेक्शन किस साइड से हम इसको प्रोजेक्ट करें, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा स्टूडेंट। डिपेंड करेगा अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो वो आ रहा है सिर्फ आपके पास आर, ओके। तो आर जो है वो कब वेरी कर रहा है, वो करता है कि हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड, ओके। तो इट मीन्स दैट देखो अब जब भी कभी किसी एक पॉइंट से लॉन्च किया जाएगा तो वो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द लोकेशन। अब कौन सी चीज़ अगर प्लेन सरफेस से देखा जाए कौन सी चीज़ जो है वो कितनी हाइट के ऊपर है, तो जब हाइट अगर जहाँ पे हाइट आएगी, अगर हाइट प्लेन सरफेस के ऊपर हाइट वेरी करे तो इट मीन्स दैट आर का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओके। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आर जो है वो पूरे अर्थ में जो है वो आर जो है वो सेम नहीं है, आर वेरी कर रहा है। तो इट मीन्स अगर आर वेरी कर रहा है तो यहाँ पे सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, हाइट के ऊपर पड़ रहा है, ओके। तो स्टूडेंट जो हमारा जो आंसर डी होगा वो होगा आपका द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम देयर द बॉडी इज लॉन्च्ड, ओके। क्योंकि हाइट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, रेडियस ऑफ द अर्थ के साथ, ओके। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा, अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, कहता है ए comet orbits the suns in a highly elliptical orbits. Does a comet have a constant? अच्छा स्टूडेंट बोल रहा है कि यहाँ पे सेंटर में एक सन है, ओके। तो उसके जो ऑर्बिट है वो एक हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो उसके अराउंड में एक कॉमेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ओके क्लियर। तो कहता है अगर एक कॉमेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो कांस्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर स्टूडेंट देखो लीनियर वेलोसिटी। अब स्टूडेंट मान लो कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक अगर आपका आर है तो यहाँ पे भी आर है, ओके। तो यहाँ देखो अगर आर जो है वो हर जगह पे वेरी कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी जो है तो वो फिर वो अलग हो जाएगी। लीनियर वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट नहीं हो सकती, ओके। अच्छा, अब आ रहा है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट जब भी कभी कोई ऑर्बिट, जब भी कोई कॉमेट्स या कोई भी एक सैटेलाइट जो है जब वो किसी ऑर्बिट के बीच में वो मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके क्लियर है। उसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी देखो वो तो आपको पता है 1/2 mv² होती है। तो अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी अगर उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो इट मीन्स दैट उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है, ओके। एंगुलर स्पीड जो है वो भी कांस्टेंट नहीं होगी, ओके। अच्छा, अब उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, mgh। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हाइट को मान लो यहाँ पे ये रेडियस है। अब हाइट यहाँ पे भी वेरी कर रही है और यहाँ पे भी वेरी कर रही है तो इट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ओके। पर लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी थ्रू आउट द ऑर्बिट। तो स्टूडेंट हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है कि होल ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, ओके। तो ये जो है वो लास्ट वाला एफ पोर्शन आपका क्या रहेगा, कंजर्व कांस्टेंट रहे, ओके। तो इट मीन्स यार यहाँ पे आपके पास 2 टर्म ऐसी हैं जो कांस्टेंट है, एक तो एंगुलर मोमेंटम, ओके, और दूसरा है टोटल एनर्जी जो है वो रहेगी आपके पास कंजर्व, और बाकी जितने भी क्वांटिटीज जो है वो चेंज होती रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, ओके। अब हम करते हैं उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज लाइकली टू एफ्लिक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। कहता है इनमें से कौन से सिम्टम जो है वो एक एस्ट्रोनॉट जो है वो फेस कर सकता है। सबसे पहले नंबर कहता है कि स्वॉलन फीट, ओके। तो सबसे पहले जो ए पार्ट है आपके पास, ए पार्ट में वो बोल रहा है कि क्या उसके एस्ट्रोनॉट के जो पाँव हैं क्या वो सूज जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ओके ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो जो स्वॉलन फीट,
तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट देखो कि यहाँ पे जो स्पेस में है जितना भी वेट ऑफ द बॉडी जो है ना, वो सारा का सारा वेट जो है वो फुट के ऊपर नहीं आता है, क्लियर, वो सारी ओवरऑल बॉडी के ऊपर आता है। तो इट मीन्स दैट कि जो उसके फिट है ना, फिट के ऊपर जो है वो स्वोलन नहीं होगा, डू नॉट, ओके, स्वोलन फिट जो है वो नहीं हो गया एस्ट्रोनॉट के, क्लियर है, ओके, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है पूरी होल ओवर बॉडी में जो है वो होगी। अगर बॉडी जो है वो स्पेस में है तो पूरा का पूरा वेट जो है वो फीट के ऊपर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स दैट कि जो स्वोलन फीट जो है वो नहीं होगी, एक नंबर। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास स्वोलन फेस। हाँ स्टूडेंट, स्वोलन फेस जो है वो हो सकती है, क्लियर, स्वोलन फेस जो है वो हो सकती है, क्यों, क्योंकि जो जितनी भी ब्लड की सर्कुलेशन जो है, अब ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, ओके, ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, द फेस ऑफ द एस्ट्रोनॉट गेट स्वोलन, ओके, क्लियर है। अच्छा, थर्ड पार्ट आता है आपके पास, थर्ड पार्ट में आ रहा है हेडेक, ओके, तो थर्ड पार्ट जो है वो हेडेक क्यों हो रहा है। सबसे पहले नंबर स्टूडेंट देखो कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ओके, जब ग्रेविटी नहीं है तो ब्लड का फ्लो जो है वो ब्रेन को क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स दैट कि एस्ट्रोनॉट जो है वो फील कर सकता है हेडेक, ओके, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आती है लास्ट वाला पोर्शन, बोल रहा है ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम है। हाँ जी बिल्कुल है ओरिएंटेशन, क्योंकि देखो स्टूडेंट यहाँ पे अर्थ में क्या है, अर्थ में जो बॉडी है वो स्टेबल रहती है, अपने हिसाब से जो है वो मूव करती है, अपने हिसाब से हिल सकती है, क्लियर, लेकिन जब हम स्पेस में चले जाएंगी तो ओरिएंटेशन प्रॉब्लम तो रहेगी, ओके, तो ओरिएंटेशन प्रॉब्लम से क्या हो रही है, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम जो है वो भी बॉडी को फेस करनी पड़ेगी, ओके। डी पार्ट में क्या है आपके पास, ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम जो है वो भी देखने को मिल सकती है, ओके। सिर्फ इसमें से ये है कि एक फेस स्वोलन भी रहेगा, ओरिएंटेशन प्रॉब्लम भी रहेगा और हेडेक भी रहेगी, सिर्फ एक जो स्वोलन फीट है वो नहीं होगा स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके, ओके स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कि यहाँ पे इस चीज़ को देखो, in the following two exercise choose the correct answer from the among given ones. The gravitational intensity, okay, the gravitational intensity at the center of the hemispheres of the uniform mass distribution has the direction indicated by the arrow. कहता है अब हमें इंडिकेशन से बताओ कि जो उसकी द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैज़ द डायरेक्शन इंडिकेशन। अब हमें स्टूडेंट यहाँ पे बतानी है, इंडिकेशन करके बताना है कि ग्रेविटेशनल जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो किस साइड को आ रही है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे देखो, अगर वो बोल रहा है कि अर्थ, अगर हम कभी माने कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर, अर्थ क्या है, एक परफेक्ट स्फीयर है, ओके, तो उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, ओके। तो अगर उसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है तो उसकी हर जगह पे क्या है, हर जगह के ऊपर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, हर जगह पे क्या होगी, बराबर होगी, ओके, क्लियर है। तो अगर कभी हम देखें ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जो है, अब स्टूडेंट ये चीज़ को याद रखना कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है, जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो किसके बराबर होती है, इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट मीटर, ओके, पर यूनिट डिस्टेंस, ओके स्टूडेंट, ये है द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट। अब नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट का मीनिंग है कि हर पॉइंट के ऊपर, अर्थ के हर एक पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है वो क्या है, बराबर होगी, ओके। तो अगर हम मान ले कि इस स्फीयर को अगर हम आधा काट देते हैं, ओके, हाफ ऑफ द स्फीयर जो है वो यहाँ पे आप रिमूव कर दो, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे जो आपका ये हाफ स्फीयर का हाफ क्या बन गया आपका, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में यहाँ पे पॉइंट्स लगाए हैं, इस सी पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जो होगा, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है, ओके, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर वो किस डायरेक्शन में होगी। तो स्टूडेंट ये तो आपको पता है इस डायरेक्शन में तो ये है, ओके, तो ये बी वाला ऊपर है और नीचे वाला जो है, अब स्टूडेंट ये चीज़ तो आपको पता होगी कि जितना होल ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ओके, और जब भी कोई चीज़ जो है वो उसके ऊपर होगी तो वो क्या होगी, वर्टिकली एक्ट डाउनवर्ड करेगी, ओके। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे जो आपके पास सी वाला पॉइंट है ना, सी वाला पॉइंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके, कि जो डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है उसकी जो डायरेक्शन जो है वो किस साइड को आ रही है, सी पॉइंट के ऊपर आ रही है, ओके। तो ये आपका थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो है वो सी वाला, उसको आपने टिक लगा देनी है, ओके। और उसके बाद देखो इसी का ही आगे क्वेश्चन नंबर 11th देखो, तो 11th में भी स्टूडेंट उसने बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन बोली हुई है कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है, ओके,
तो आपके पास एक हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर में क्या आ रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट। ओके, तो पी पॉइंट की यहाँ पे बताइए कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आ रही है वो किस पॉइंट के ऊपर होगी। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपके पास पी पॉइंट के ऊपर जी पॉइंट भी आ रहा है, ओके, एफ वाला पॉइंट भी आ रहा है, डी पॉइंट भी आ रहा है, और इस साइड को आपका ई पॉइंट भी आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ई पॉइंट है ना, यही आपका आंसर है। क्लियर? ओके, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है वो ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। ओके, क्लियर है? तो जो आपका पार्ट ई होगा, ई आपका आंसर है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बीच में ई लिखा हुआ है, तो उसको आपने टिक लगा देनी है। ओके स्टूडेंट, ये है आपके पास आज आपके पास क्वेश्चन जो है 11 क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो गए हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स।